नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट में जो ऑनलाइन एग्जाम हुई थी या फिर कह सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर जो 2021-22 में हुए थे उनसे संबंधित प्रश्न यहां पर हिंदी के आपको मिलने वाले हैं। टोटल 30 प्रश्न मिलेंगे और जो 1 जनवरी 2022 में जो पेपर हुआ था, जो पहली शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसके यहाँ पर प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और यदि ऐसा ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये यहाँ पर आज हमने जो सीरीज है ऑनलाइन एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे वो सीरीज स्टार्ट की है। यदि आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। आगे भी हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बना सकते हैं, तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, यदि आपने इससे पहले सीटेट का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं, दोनों के दोनों ही 15 नंबर के पूछे जाते हैं। ये आपको पता होगा, एक 8 नंबर का होता है और एक 7 नंबर का होता है, दोनों ही 15 नंबर के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 15 नंबर के गद्यांश और पद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद हम पेडागोजी की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले गद्यांश दिया हुआ आप देख सकते हैं, जो कि प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक आपको इसी गद्यांश में से आंसर देना है। आपको गद्यांश को इत्मीनान से अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर आपके सामने गद्यांश नहीं रहेगा, सिर्फ प्रश्न रहेगा। यदि आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको याद रहेगा कि जो गद्यांश है किस प्रकार का है। तो जो गद्यांश है मित्रता के ऊपर है, तो हम पढ़ेंगे पहले गद्यांश को, उसके बाद सोल्व करेंगे प्रश्न को। तो गद्यांश कुछ इस प्रकार है, मित्रता संसार की सबसे बड़ी नियामत है। सच्चा मित्र कौन है? जो सदाचारी हो, विश्वास पात्र हो, जो आवश्यकता पड़ने पर मदद के लिए सदैव तत्पर रहे, दोषों को बताने से भी हिचकिचाए नहीं और गुणों का बखान करते समय गर्व का अनुभव करें। वास्तव में सच्चा मित्र तो वही है जो हमारी गलतियों को बताए और सुधार का मार्ग दिखाए। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र के दुख से दुखी हो, अपने बड़े से बड़े दुख को धूल के कण के समान और मित्र के कण के समान दुख को बड़ा दुख समझे। मित्र को बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग पर चलाएं। मित्र के गुण प्रकट करें और उसके अवगुणों को अपने तक सीमित रखें। विपत्ति के समय जो 100 गुना स्नेह करे, लेन देन में शंका न रखे और अपने शक्ति के अनुसार सदा हित करता रहे। वास्तव में सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति के समय ही होती है। धन रहने पर तो सभी मित्र बनना चाहते हैं, पर गरीबी आने पर एक एक करके सब कन्नी काटते हैं, पर सच्चा मित्र इससे ऊपर होता है। ये आपके ऊपर भी फॉलो होता है। काफ़ी अच्छा यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, आपने पढ़ा, इसमें समझने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। यदि आप एक बार पढ़ोगे तो आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा कि यहाँ पर मित्रता के ऊपर ये गद्यांश दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं हम। यहाँ पर देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक इसी में से पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है कि जो गद्यांश के आधार पर संसार की सबसे बड़ी देन क्या है? मित्रता है, शत्रुता है, पास पड़ोस है या फिर रिश्तेदार है? तो गद्यांश में किसकी बात की जा रही है? मित्रता की। तो गद्यांश के आधार पर आपको बताना है संसार की सबसे बड़ी देन क्या है? मित्रता है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न आपका, उपरोक्त गद्यांश में किस कवि का उल्लेख किया गया है? आपने देखा होगा, यदि आपने गद्यांश को ध्यान से पढ़ा होगा तो वहां पर कवि का उल्लेख भी है। कौन से कवि का उल्लेख है? सूरदास का है, कुंभनदास का है, तुलसीदास का है या फिर कालिदास का है? तो यदि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो एक बार और जाइएगा, वहां पर तुलसीदास जी का नाम लिखा हुआ है। तो उपरोक्त गद्यांश में तुलसीदास जी कवि का उल्लेख किया गया है। तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न है आपका, सच्चा मित्र कौन होगा? तो यहाँ पर जो कठिन समय में आपका साथ दे वो होता है, जो केवल खुशहाली में आपका साथ दे वो होता है, जो आपके गुणों का वर्णन करता रहे वो होता है, या फिर जो सबके सामने आपकी गलतियां बताए वो होता है। तो यहाँ पर 3 जो विकल्प है यहाँ पर ये हो सकते हैं, लेकिन जो अच्छा विकल्प यहाँ पर होगा वो होगा कि जो कठिन समय में आपका साथ दे वो सच्चा मित्र होता है। तो यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प आपका होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, अपने बड़े से बड़े दुख को धूल के कण के समान समझना वाक्य का क्या भाव है? यहाँ पर देखिए भाव पूछा गया है। आपने यदि गद्यांश पढ़ा है तो वहाँ पर ये जो पंक्ति है लिखी हुई है कि अपने बड़े से बड़े दुख को धूल के कण में समान समझना, ये यहाँ पर पंक्ति लिखी हुई है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो वाक्य है इसका क्या भाव है? अपने दुख को मिट्टी के समान समझना, अपने दुख को छोटे से छोटा समझना, अपने दुख को बहुत बड़ा समझना या फिर अपने दुख को घातक समझना। इस वाक्य का आपको भाव बताना है। राइट आंसर होगा अपने दुख को छोटे से छोटा समझना, ये इस वाक्य का भाव है। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा।
यदि आपका मित्र गलत राह पर जा रहा है तो मित्र के रूप में आपका क्या दायित्व है। यहाँ पर देखिए जो 5 प्रश्न शुरू के दिए हुए हैं, ये गद्यांश को पढ़कर आप आसानी से दे सकते हैं, तो 5 प्रश्न तो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। इसी प्रकार के गद्यांश पूछे जाते हैं। ये 1 जनवरी 2022 का जो पेपर हुआ था हिंदी में, ये गद्यांश पूछा गया था, तो इसी प्रकार के गद्यांश पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 5वां प्रश्न है कि यदि आपका मित्र गलत राह पर जा रहा है तो मित्र के रूप में आपका क्या दायित्व है। सभी के सामने उसके कार्यों के लिए फटकार लगाकर सुधरने के लिए कहना, उसे एकांत में सही राह पर चढ़ने के लिए समझाना, अपने काम से काम रखना या फिर उसे उसके हाल पर छोड़ देना। आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, उसे एकांत में समझाएंगे, ना कि सबके सामने। उसे एकांत में सही राह पर चलने के लिए समझाना। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। आगे हम बात करें, आपका 6ठा प्रश्न है। 5 प्रश्न तो आपने जो गद्यांश दिया उसी में से देखकर टिक कर लिया, लेकिन 6ठा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि निम्न में से समूह से भिन्न शब्द क्या है। दुखी, प्रसन्न, विश्वसनीयता व शंका। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से आपको भिन्न शब्द पहचानना है कि भिन्न शब्द कौन सा है। क्या दुखी है, क्या प्रसन्न है, क्या विश्वसनीयता है, या फिर क्या शंका है। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, शंका। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचने समझने की आवश्यकता है कि शंका सही आंसर क्यों होगा, क्योंकि जो शंका है दोस्तों ये एक विशेष शब्द है। क्या है, ये एक विशेष शब्द है। बाकी हम दुख, प्रसन्न और विश्वसनीय की बात करें तो ये क्या है, दुख, प्रसन्न और विश्वसनीय, ये क्या है, ये विशेषण है। क्या है, विशेषण। और शंका क्या है, विशेष्य है, इसलिए ये इन तीनों से अलग है। तो शंका आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बात करें 7वें प्रश्न की, मार्ग शब्द क्या है। जो मार्ग शब्द है ये तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर आगत है। तो यहाँ पर मार्ग शब्द के बारे में पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये एक तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम। इसका तद्भव शब्द क्या होता है, मार्ग। क्या होता है, मार्ग। याद रखिएगा ये कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है। और मार्ग कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। 8वें प्रश्न की ओर बढ़े। 8वां प्रश्न है आपका, सीमित का विलोम शब्द क्या है। सीमित का विलोम शब्द पूछा है। असामान्य है, असमान है, असीमित है या फिर परिसीमित है। तो सीमित का विलोम शब्द क्या होता है, असीमित होता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए यहाँ पर जो आपके 8 प्रश्न थे जो गद्यांश से पूछे गए थे, वो यहाँ पर पद्यांश से पूछे गए थे। पद्यांश जब से मैं गद्यांश कर रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये एक पद्यांश था जिसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। अब यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है। देखिए एक गद्यांश दिया हुआ है, 1 से 8 तक आप आंसर कर चुके हैं। यहाँ पर 9 से 15 तक अब आपको आंसर देना है, और 9 से 15 तक यानी कि टोटल 7 प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि इस गद्यांश से रिलेटेड होंगे। तो आपको अच्छे से इस गद्यांश को सुनना है, समझना है। पुश करके भी आप इस गद्यांश को देख सकते हैं। ये मनुष्य ही प्रकृति के विनाश का कारण बनता जा रहा है। अच्छे से हम पढ़ेंगे पहले एक बार। प्रकृति ने मनुष्य का ही नहीं अपने सभी प्राणियों को सुख और संतोषपूर्वक जीवन बिताने के सभी साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए हैं। अन्य जीव आज भी प्रकृति के आज भर के लिए साधन पाना चाहते हैं, जबकि मनुष्य आज ही जाने कब तक के लिए साधन आज पाना चाहता है। उसे भले ही सोने के लिए 2 गज जमीन जरूरी हो, मगर वहाँ फर्मोगो में फेल बंगले का निर्माण करता है। भले ही इसके लिए कितने ही पेड़ क्यों न काटने पड़े, भले ही इससे प्रकृति के अनंत जीव बेआसरा क्यों ना हो, भले ही प्रकृति प्रदूषित होती हो, मगर वहाँ यहाँ से वहाँ अन्य प्राणियों की भांति पाँव नहीं प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों में ही जाएगा। उससे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि आने वाली पीढ़ियाँ कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, प्रकृति से कुछ पा सकेगी या नहीं। वहाँ तो आज ही अपनी विलासिता के लिए, अपनी सनक के लिए, अपनी फिजूल खर्ची की आदत के वशीभूत हो प्रकृति का अधिक से अधिक दोहन कर लेना चाहता है। यहाँ पर देखिए मनुष्य के बारे में बता रहा है यहाँ पर कि प्रकृति को कैसे विनाश की ओर ले जा रहे हैं। प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, अपने सुख के लिए जो छेड़छाड़ की जा रही है, उसके बारे में इस गद्यांश के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कवि। तो यहाँ पर एक अच्छा गद्यांश से अपने को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, प्रकृति के बारे में सोचना चाहिए, पेड़ पौधों के बारे में सोचना चाहिए। जितने हो सके पेड़ पौधे लगाने चाहिए आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है वो काफ़ी उनको इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो हम अभी क्यों ना उनके लिए कुछ अच्छा करें, पेड़ लगाए अधिक से अधिक, और हमारी जो प्रकृति को बचाए रखें। तो यहाँ पर जो गद्यांश दिया हुआ काफ़ी अच्छा गद्यांश, एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से।
आगे हम प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न है आपका नवा प्रश्न कि उससे इससे अंतर नहीं पड़ता है, इसमें रेखांकित शब्द के स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि अंतर की जगह और क्या प्रयोग कर सकते हैं ताकि जो वाक्य है ये ऐसा का ऐसा रहे, इसमें कोई अंतर ना आए। समानता, फर्क, दायित्व या फिर जिम्मेदारी। तो यहाँ पर देखिए उसे इससे अंतर नहीं पड़ता या फिर उसे इससे फर्क नहीं पड़ता। यदि आप अंतर लिख सकते हैं, फर्क लिख सकते हैं तो उसमें किसी प्रकार का अंतर आपको नहीं लगेगा वाक्य में। तो यहाँ पर फर्क सही आंसर होगा आपका, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो रेखांकन शब्द है इसके स्थान पर इस वाक्य का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। विनाश का विलोम, यहाँ पर देखिए विलोम शब्द पूछा गया है। विनाश का विनाशकारी है, सर्वनाश है, सृजन है या फिर विसर्जन है। तो विनाश का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, सृजन होता है। क्या होता है, विनाशकारी का परोपकारी होता है और विसर्जन का आह्वान होता है। तो विनाश का पूछा गया है तो सृजन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे हम बात करें पेड़ों की अत्यधिक कटाई का प्रभाव किस पर पड़ेगा। यहाँ पर जो पेड़ों की अत्यधिक कटाई है उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, वन्य जीवों पर, पक्षियों पर, मनुष्यों पर या फिर वन्य जीवों, पक्षियों तथा मनुष्यों सभी पर। तो यहाँ पर वन्य जीवों पर भी पड़ेगा, पक्षियों पर भी पड़ेगा, मनुष्यों पर भी पड़ेगा। तो यहाँ पर सभी पर यानी कि वन्य जीवों, पक्षियों तथा मनुष्यों पर। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें क्या कदम उठाना होगा। यहाँ पर अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए सुरक्षित करने के लिए कदम के बारे में पूछा गया है। संसाधनों का अपव्यय करना होगा। वर्तमान में जिस गति के संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं उसी गति से भविष्य में भी प्रयोग करना होगा। संसाधनों का अभी से अपने घरों में भंडार करना होगा या फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में संसाधनों का संरक्षण करना होगा। क्या करना होगा, यदि आप 4 विकल्प पढ़ेंगे तो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। आपका सही आंसर होगा कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए धरोहर के रूप में संसाधनों का संरक्षण करना होगा। यहां पर फोर्थ वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है आपका पांव पांव शब्द क्या है। जो पांव पांव है ये किस प्रकार का शब्द है, पुनरुक्त शब्द है, विलोम शब्द है, रोह शब्द है या फिर तत्सम शब्द है। तो पांव पांव के बारे में पूछा गया है तो याद रखिएगा ये एक पुनरुक्त शब्द है। वहाँ शब्द या फिर कह सकते हैं जब एक ही शब्द वाक्य में लगातार 2 बार प्रयुक्त होकर विशेष अर्थ दर्शाता है तो उसे क्या कहते हैं, पुनरुक्त शब्द कहते हैं। यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। आगे हम बात करें मनुष्य की क्या प्रवृत्ति है। मनुष्य की प्रवृत्ति के बारे में पूछा गया है। आवश्यकता से अधिक साधनों का दोहन करना, प्रकृति अन्य प्राणियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, अन्य जीवों के साथ समरस रहना है, वर्तमान के लिए साधन पाना है। यहाँ पर मनुष्य की क्या प्रवृत्ति है पूछा गया है तो राइट आंसर आपका होगा, यदि आपने अच्छे से गद्यांश को पढ़ा होगा तो वहाँ पर अंत में एक लाइन लिखी होती है आवश्यकताओं से अधिक साधनों का दोहन करना। ये आपका सही आंसर होगा और यही मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। चलिए यहाँ पर इस गद्यांश का अंतिम प्रश्न है 15वां। इनमें से प्रकृति के अनुकूल क्या है। यहाँ पर प्रकृति के अनुकूल बताना है। पेड़ों के अंधाधुंध कटाई करना, आवश्यकता से अधिक संसाधनों का संग्रह करना, आवश्यकता से अधिक संसाधनों का दुरुपयोग करना या फिर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। इनमें से प्रकृति के अनुकूल आपको बताना है, प्रतिकूल नहीं बताना है। तो यहाँ पर अनुकूल क्या होगा आपका, प्राकृतिक साधनों का संरक्षण करना, ये प्रकृति के अनुकूल है। बाकी तीनों विकल्प क्या है, प्रतिकूल है प्रकृति के। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अब यहाँ पर हम पेडागोजी की बात करें। यहाँ पर 15 प्रश्न अब आपको पेडागोजी के मिलेंगे। व्याख्यात्मक अथवा सूचनात्मक किसे कहते हैं या फिर किसे कहेंगे, विवरण को, वृत्तांत को, प्रतिपादन को या फिर वर्णन को। व्याख्यात्मक अथवा सूचनात्मक आप किसे कहेंगे, तो आप किसे कहेंगे, विवरण को। याद रखिएगा किसे कहेंगे, विवरण को। किसी वस्तु की व्याख्या करने के उद्देश्य से उसकी व्याख्या करना क्या कहते हैं, उसे विवरण कहते हैं। यहाँ पर देखिए व्याख्यात्मक और सूचनात्मक के बारे में पूछा गया है तो उसे क्या कहेंगे, विवरण कहेंगे। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है लेखन की योग्यता में कमी जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित है उसे आप क्या कहेंगे। यहाँ पर देखिए लेखन की योग्यता में कमी पूछी गई है तो इसे आप क्या कहेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिस्ग्राफिया को लेखन वैफल्य भी कहते हैं, डिस्प्रेक्सिया को क्रिया वैफल्य भी कहते हैं, डिस्कैलकुलिया को गणना वैफल्य भी कहते हैं, गणन वैफल्य भी कहते हैं और डिसलेक्सिया को वाचन वैफल्य भी कहते हैं। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए यदि आप प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न में
में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। लेखन की योग्यता में कमी, जो लेखन की योग्यता में कमी है उसे क्या कहेंगे आप? लेखन वैफल्य कहेंगे, डिस्ग्राफिया कहेंगे। बात हम करें इन तीनों की तो यहाँ पर देखिए जो डिसलेक्सिया है ये पठन संबंधित विकार होता है, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधित विकार होता है, और जो डिसलेक्सिया है वो गणना करने में इसमें जो बच्चे हैं उनको परेशानी होती है। तो इन तीनों के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। वैसे यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? पहला वाला होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षिका विद्यार्थियों को कुछ पर्चियों पर अधूरे अधूरे वाक्य लिखकर देती है, यानी कि जो पर्ची बनी होती है उस पर अधूरे अधूरे वाक्य लिखे होते हैं और विद्यार्थियों को प्रत्येक अधूरे वाक्य को उसके सही भाग में जोड़ना होता है, उनको कागज को टुकड़ों को जोड़ना होता है। कक्षा में ऐसी जो गतिविधि होती है वो कराने का क्या उद्देश्य होता है, ये पूछा गया है। सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करना होता है, लेखों की रचना करना सीखना, विराम चिन्हों पर ध्यान केंद्रित करना, या फिर शिक्षार्थियों को अपने वाचन में सुधार करने योग्य बनाना। यदि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे तो यहाँ पर जो कुछ पर्चियां हैं उसमें अधूरे अधूरे वाक्य लिखे हैं और उनको जोड़ना होता है सही वाक्य में। सही जो अधूरे वाक्य उनको जोड़ना होता है तो वहाँ पर क्या होगा? सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करना। इससे जो वाक्य विन्यास है, जो वाक्य लिखे हुए हैं उन पर जो बच्चा है वो ध्यान केंद्रित करेगा। इसका ये उद्देश्य होता है, सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करना। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी एक अनुच्छेद का संपूर्ण अर्थ ग्रहण करने के लिए रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कहता है, इसे क्या कहेंगे? यहाँ पर देखिए जो शिक्षक है विद्यार्थियों को किसके द्वारा सुना रहा है? रिकॉर्डिंग के द्वारा सुना रहा है। क्या सुना रहा है? अनुच्छेद, लेकिन अनुच्छेद का संपूर्ण अर्थ वहाँ पर सुनाने का प्रयास कर रहा है। किसके द्वारा? रिकॉर्डिंग के द्वारा। तो इसे आप क्या कहेंगे? अवबोधनकारी कहेंगे, मुख्य अंश सुनने के लिए श्रवणकारी कहेंगे, भावार्थ जानने हेतु श्रवणकारी, या फिर सरसरी तौर से श्रवणकारी। यहाँ पर देखिए एक अनुच्छेद तो है लेकिन उसका संपूर्ण अर्थ वहाँ पर बताया जा रहा है, उसका जो भाव है वो शिक्षक के द्वारा बताने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? भावार्थ जानने हेतु श्रवणकारी। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। वहाँ गतिविधि जिसमें पठन सामग्री को सुनना, टिप्पणी लिखना तथा पठन सामग्री को पुनः लिखना सम्मिलित है, यहाँ क्या कहलाती है? यदि आपने प्रश्न को ध्यान से सुना, ध्यान से पढ़ा तो इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। 4 विकल्प पढ़ेंगे तो आसानी से आप आंसर को बता सकते हैं। श्रुत लेखन, सुनी गई पाठ्य सामग्री की पुनः निर्मित, कथन विश्लेषण, या फिर 2 या 2 से अधिक भाषा का प्रयोग। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, जिसमें पठन सामग्री को सुनना, टिप्पणी लिखना तथा पठन सामग्री को पुनः लिखना। यहाँ पर देखिए जो पठन सामग्री है उसको क्या किया जा रहा है? पुनः लिखा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि वो पुनः निर्मित किया जा रहा है, यानी सुनी गई पाठ्य सामग्री की पुनः निर्मितता। यहाँ पर जो सेकंड वाला विकल्प होगा वो बिल्कुल आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, यहाँ कथन किससे संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार चाहे आप सीटेट का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसको देख लीजिए, या फिर जो ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो आपको इन प्रश्नों को याद कर लेना है। मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेता है, यहाँ कथन किसका होगा? चॉम्स्की का होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं? यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा कौन सा विकल्प नहीं है? सत्तात्मक कारकों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा भाषा परिवर्तन पर उसके प्रभावों का अध्ययन, बिल्कुल सही है, ये समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा है। बोलने से संबंधित कुछ विशेषताओं के प्रति लोगों के व्यवहार का अध्ययन, ये भी समाज भाषा विज्ञान का ही एक हिस्सा है। तीसरा विकल्प है बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन। देखिए यहाँ पर बोलचाल की भाषा के बारे में बताया जा रहा है, ना कि समाज भाषा विज्ञान के बारे में। तो यहाँ पर कौन सा हिस्सा नहीं है पूछा गया है, तो तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा, बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन। और यदि हम चौथा विकल्प पढ़े तो यहाँ पर देखिए समाज में बोली के बारे में सामान्य दृष्टिकोण, ये भी समाज भाषा विज्ञान का ही एक हिस्सा है। राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर तीसरा वाला होगा। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है, व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, या फिर रसायनों का ज्ञान होना। यहाँ पर भाषा शिक्षक में होना आवश्यक किसका नहीं? व्याकरण का होना है, सुंदर लेख का होना है, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान होना भी आवश्यक है, लेकिन रसायनों का ज्ञान होना आवश्यक भाषा शिक्षक में नहीं है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। गद्य शिक्षण में कठिन निवारण किया जा सकता है, चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो गद्य शिक्षण है इसे चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर, इन तीनों के माध्यम से जो कठिनता है उसको निवारण किया जा सकता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि है? कविता वाचन, कक्षा में नाटक करना, वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना और भाषा प्रतियोगिता आयोजन करना। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा कक्षा में नाटक करना। जो कक्षा में नाटक करना है ये भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि के बारे में पूछा गया था। तो ये नाटक करना, जो कक्षा में नाटक की जाती है, ये सबसे उपयुक्त गतिविधि है भाषा कौशल के शिक्षण हेतु। अगला प्रश्न है सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास क्या हो सकता है? सृजनात्मक लेखन के बारे में पूछा गया है, इसके विकास के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास क्या हो सकता है? औपचारिक लेखन, अनौपचारिक लेखन, प्रतिवेदन या फिर निबंध लेखन। तो सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास के बारे में पूछा गया है, तो वो क्या होगा? अनौपचारिक लेखन होगा। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। यहाँ पर देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कितनी है भाषा हमारी संविधान में, कितनी है? 22 है। अब इसमें कौन सी शामिल है इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। अवधी, नागपुरी, बोडो या फिर राजस्थानी। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? बोडो, जो कि 2003 में इसमें सम्मिलित किया गया था संविधान के 8वीं अनुसूची में। तो बोडो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है? देखिए प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कि किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है? मातृभाषा को, क्षेत्रीय भाषा को, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कोई भी भाषा को या फिर अंग्रेजी भाषा को। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है, तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है। तो यहाँ पर मातृभाषा आपका सही आंसर होगा। व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? यहाँ पर व्याकरण शिक्षण हेतु पूछा गया है। लेक्चर विधि है, आगमन विधि है, निर्देश विधि है या फिर वार्तालाप विधि है। तो व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी? आगमन विधि होगी। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। आगमन विधि में पहले उदाहरण को पढ़ाया जाता है, उसके बाद नियम को बताया जाता है। किसमें? आगमन विधि में। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। 23वां प्रश्न आपका अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर आपको क्या करना है? अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लेना है यदि आपको इसी प्रकार के और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो। 30वां प्रश्न आपका चोम्स्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है? इंद्रियों से प्राप्त अनुभव है, भौतिक अनुक्रिया है, बहा है या फिर अंतर्जात है। यहाँ पर अनुभव लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा। तो चोम्स्की के अनुसार पूछा गया है भाषा के अर्जन का आधार, तो ये क्या होगा? अंतर्जात होगा। क्या होगा? अंतर्जात। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। साथ में जिन विद्यार्थियों ने मेरे साथ इस प्रश्न पत्र को हल किया है उनसे मैं कहना चाहूँगा कि कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। आई होप, मैं तो आशा करूँगा कि आपको 30 में से 30 अंक प्राप्त हो। फिर भी आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही दोस्तों एक नए वीडियो के माध्यम से मिलेंगे आपसे। जब तक के लिए धन्यवाद।